कभी जब आप हिंदुस्तान भर में सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोग मिलते हैं। मैं गुज़िश्ता 2-3 साल से आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाता हूँ, प्रोग्राम कवर करता हूँ, स्टोरीज़ करता हूँ। आज मैं राजस्थान के जयपुर में हूँ और यहाँ पर मैं एएमपी की नेशनल कन्वेंशन को 2 दिन का जो हो रहा है उसे कवर कर रहा हूँ। आज से कोई 3 साल पहले मैंने राजस्थान के बाड़मेर का सफ़र किया था 3 दिन का, और वहाँ पर मेरी जो बाड़मेर से जो मेरा तारुफ़ हुआ, मैं हिल गया। मैं 40 साल बैक का जो अपना गांव था हमारा बस्ती में, उसकी जो हिस्ट्री थी, जो मेरे अब्बू बताते थे अपने अब्बू के हवाले से नहीं, मेरे दादा के हवाले से, कि लाइफ कितनी मुश्किल थी, किस तरह के हालात थे और किस तरह खाना पीना था, घर कैसे थे, रहन सहन कैसा था, कितना मुश्किल था। मैं इस हवाले से बता रहा हूँ कि वसाइल के हवाले से लोग बहुत तब भी बहुत खुश रहते थे, और जब बाड़मेर में मैंने जाके देखा वही खुशी उनके चेहरों पर वहाँ भी देखने में मिल रही थी। वसाइल बहुत महदूद थे, मसाइल थे, लेकिन खुश थे। मेरे साथ अली मोहम्मद साहब हैं। अली मोहम्मद साहब वहाँ पर रेगिस्तान हाई स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं 12वीं तक का। हमने उनके स्कूल को विज़िट किया था। इस कॉन्फ्रेंस में, जयपुर की कॉन्फ्रेंस में, मुझे अचानक उनसे मुलाकात हुई। जब उनको देखा तो मुझे लगा 3 साल पहले, 2 साल पहले की वो याद ताज़ा हो गई जो मैं इनके यहाँ गया था। आज मैं इनसे बात करूंगा बाड़मेर के कल्चर पर, उनकी तहज़ीब पर, इनकी अपनी जो सिंधी सकाफ़त रही है उस पर, और ये जो कुछ काम वहाँ पर कर रहे हैं, जो मुश्किलात हैं, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, आज से 2 साल पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी जब मैंने विज़न का एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पर विज़िट किया था। सबसे पहले तो अपने उस बाड़मेर के बारे में, उस रीजन के बारे में बताएं कि वो किस तरह का रीजन है और कैसे आप लोग वहाँ पर रहते हैं। हम सहरा थर में रहते हैं। जो सहरा थर का बाड़मेर ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, रेगिस्तान पे फैला हुआ है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की रात की हवा इतनी ठंडी होती है, जिससे लग जाती है उससे मोहब्बत हो ही जाती है। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपसे मुलाकात हुई कल, तो मोहब्बतों की याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा थर रात दिन में बहुत गर्म होता है, रात में ठंडा हो जाता है। पानी के हिसाब से ये रेगिस्तान जो है, पहले से इसका इतिहास ऐसे ही बदनाम है। पानी बहुत कम है, लोगों को पानों के सोर्सेस भी कम है। पानियों को मैंने देखा जहाँ भी मैं गया आपके यहाँ, तो पानी पीने का जो पानी है उसको एक तरह से समझ लीजिए एक एसेट के तौर पर घरों में जहाँ भी गया कि बहुत ही संभाल करके उसका पीने का पानी का इस्तेमाल होता है। और हम जहाँ पर मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, पानियों का कोई एहसास ही नहीं होता। ये पानी सबसे बड़ी यहाँ की समस्या भी है, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि लोग यहाँ को ये इसीलिए जानते हैं बाड़मेर को, बाड़मेर पानी नहीं है। वहाँ कुएं छोटे छोटे बनते हैं, उनमें मीठा पानी मिलता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कुएं सूख जाते हैं। इसलिए लोग सुबह से शाम तक कुओं से पानी निकालते हैं, उसका स्टॉक करते हैं। जब बारिश हो जाती है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं। सीमेंटेड होता है या ऐसे मिट्टी से बना देते हैं, उससे उनका वो स्टोरेज हो जाता है। उसको साल भर के लिए लोग पीने के लिए रख के रखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बाड़मेर का जो इतिहास रहा है, चूँकि बाड़मेर का जो वो हिस्सा जहाँ आप हैं उस तरफ सिंध कहलाता है और इस तरफ बाड़मेर कहलाता है, बहुत करीब है। उसके बाद तो एक तरह से वो बट गया। जब हिंदुस्तान 1947 में बटा तो बाड़मेर बट गया, एक तरफ सिंध पर प्रांत उनका हो गया और एक तरफ आप लोग हैं। तो जो सिंधी कल्चर है जिससे आप आते हैं, हिंदुस्तान में वहाँ पर रहते हुए, बाड़मेर में रहते हुए, उस सिंधी कल्चर को कैसे जी रहे हैं? ये थर के अंदर रहने वाले हम लोग जो हैं, ये जोधपुर बाड़मेर से लेकर अमरकोट मीरपुर तक ये पूरा सहरा थर रेगिस्तान कहलाता है। तो इसमें एक हमारी कौम है, ढाटी कौम इसको कहते हैं सिंधी में, ढाटी। हम उसी ढाटी बिरादरी से हैं। जो ढाटी सिंध की बिगड़ी हुई एक जबान है, ढाटी जबान। अच्छा। और ढाटी जबान हम लोग बोलते हैं। तो हमारे ढाट के जो लोग हैं उनका बाड़मेर से लेकर के अमरकोट तक रहना सहना उठना बैठना है। क्या उस तरफ भी इसी तरह के लोग ढाटी पाए जाते हैं? हाँ, उस तरफ भी जबान ये बोलते हैं। उनके मकान भी इसी तरीके से, बैल बकरी भेड़ गाय रखते हैं। और आज भी हमारे भाई वगैरह भेड़ बकरी चराते हैं। हमारे गांव के लोग भेड़ बकरी चराते हैं। बारिश हो जाती है, जब उनको वहीं घास वगैरह मिल जाती है, पानी मिल जाता है, वहीं रुक जाते हैं। नहीं बारिश होती है तो फिर वहां से जैसलमेर, बीकानेर,
पंजाब की तरह इधर निकल जाते हैं लोग, जहाँ पाने और घास होती है उस तरफ निकल जाते हैं या अपने बचाने के लिए। जिनके पास थोड़ी गाय भैंस बकरी होती है वो लोग वहीं बैठे रहते हैं, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। 1952 से लेकर आज तक जो चुनाव लड़ा गया वो चुनाव भी पानी के मुद्दे पे हमारे इलाके में लड़ा जाता अच्छा, है। पानी के मुद्दे जो भी आता है पानी के मुद्दे पे लड़ता है। असेंबली के इलेक्शन हो चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, सभी पाने का वायदा करते हैं आज तक, लेकिन 75-80 साल 75-76 साल हो गए, आज तक पानी वहां पीने के लिए लोगों को ना सरकार पहुंचा सकी ना किसी और सोर्सेज से पहुंच सका। बड़ी अहम बात बता रहे हैं अली भाई कि वहाँ 1952 के बाद से अब तक जो चुनाव हुए हैं, जितनी भी लोग आए हैं, सरकारें आई हैं, सियासतदान आए हैं, पानी पर लड़ा है चुनाव। वाकई में वहाँ जाकर के अंदाजा होता है कि पानी सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है, और जिस तरह से वहाँ पानी की जो कमी है, और फसल तो वहाँ पर है नहीं। और एक चीज़ मुझे बताइए कि इतिहास क्या रहा आज़ाद जब हिंदुस्तान हुआ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, तो क्या दुश्वारियां झेलना पड़ी, क्या तकलीफें आप लोगों को मिली? हम दिल्ली आसपास के लोग जो उत्तर प्रदेश के रहते हैं, बड़े संख्या में यहाँ से पलायन हुआ और लोग गए और फिर रास्ते में बहुत कुछ हुआ। आपका बहुत करीबी रीजन था, तो 1947 में आपके उस क्षेत्र में क्या असर पड़ा था? 1947 में हमारे लोग बिल्कुल मुतमईन थे, ये कोई किसी को पता ही नहीं चला कि तकसीम हो गया है, इधर एक मुल्क और बन गया है। लोग अपने भेड़ बकरी के अंदर मस्त थे। अच्छा। और उसके बाद जो कुछ लोग रेडियो वगैरह से जो सुनने वाले होते थे, गांव में 1-2 आदमी होते थे जो रेडियो वगैरह रखते थे, उसी से उनको खबरें मिलती थी, वो सुनते थे, उनको ही पता था। बाकी आम लोगों को ऐसे कोई पता ही नहीं चला, ना उस वक्त कोई इधर उधर हुआ, लोग इत्मीनान से बैठे थे। अच्छा, आपके यहाँ कोई हलचल नहीं हुई? कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 65-71 के हालात हमारे मुल्क के सही नहीं रहे। 65-71 में जरूर लोग इधर उधर हो गए। और उसके बाद जो यहाँ रह गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनके लिए कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आपके उस स्कूल पर, मौलाना वली मोहम्मद रेगिस्तान हाई स्कूल, जब हम गए थे 3 साल पहले, और अब उसकी सूरत हाल क्या है? हमारा स्कूल मौलाना वली मोहम्मद रेगिस्तान स्कूल के नाम से है। मौलाना वली मोहम्मद साहब ने हमारे इलाके में तालीम का मिशन चलाया था, दीनी तालीम का भी और दुनियावी तालीम का भी। वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के बारे में ये कहते थे कि दुनियावी तालीम की मुखालफत करना जहालत की मदद करना है। इसलिए उन्होंने मदरसा बनाया मदीनतुल उलूम गागरिया, तो हम सभी लोग वहाँ से पढ़े। और उसके बाद में फिर मैंने इरादा किया इस इलाके में एक असरी उलूम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए, इस्लामी माहौल के अंदर, हिजाब के अंदर ऐसी तालीम और तरबियत का एक इदारा कायम किया जाए। तो मैंने हमारे गांव पांदी का पार में इदारा शुरू किया। 20 बच्चों के लेकर के, एक टीचर को लेकर के शुरू किया था। और पहले इसको घास फूस का बनाया था, लकड़ी घास फूस का बनाया था। उसमें 4-5 साल तक चलाते रहे। फिर उसके बाद में दूसरी जगह मुंतकिल किया। फिर उसको यूपीएस में किया, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अभी लड़के और लड़कियां तकरीबन 450 वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। और तालीम तरबियत के साथ में, हिजाब के साथ में, इस्लामी कल्चर के साथ में, और वहाँ आने जाने वालों के साथ साथ में दारुल इकामा की भी निज़्म है। तो दारुल इकामा में जो बच्चे वहाँ रहते हैं, जो ज़रूरतमंद लड़के हैं या गरीब लड़के हैं, उन लड़कों को हम वहाँ रखते हैं, या दूर दराज से जो लड़के आते हैं उनको वहीं रखते हैं। उनके लिए खाना पीना, उठना बैठना सब जो है वो हमारे एनजीओ की तरफ, संस्था की तरफ से फ्री इनवाइट किया जाता है, उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। ये बताइए कि वहाँ स्कूल चलाने की जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या आपके यहाँ हैं? बाड़मेर में आप इंटरमीडिएट कॉलेज चला रहे हैं, और बड़ी ही मुश्किल जगह, जहाँ पर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, जिस तरह से भी पहुँचते हैं आप लोग क्योंकि उसी कल्चर में रहते हैं, उसी कल्चर से हैं, तो आपको एहसास नहीं होता। लेकिन हमारी तरफ से जो लोग जाते हैं वो तो 2 दिन भी वहाँ नहीं मतलब बर्दाश्त कर सकते उस कल्चर में, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए, अगर आप लोगों का साथ ना हो। तो ये तो हमारा अपना एहसास है। आप वहाँ रहते हैं, स्कूल चलाते हैं, क्या दुश्वारियाँ और क्या आसानियाँ? नहीं, दुश्वारियों का एहसास तो हमें भी होता है, लेकिन चलो हमारी पैदाइश वहीं से हुई है। एहसास ही होता है जब लोग बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं, उनके करीब क्योंकि 10-20 ढाणी रह करके अलग अलग लोग रहते हैं, तो स्कूलों और उनके बीच में काफ़ी दूरी होती है। हमारे स्कूल में 8-9 किलोमीटर से बच्चे पैदल आते हैं। हाँ, मैंने देखा कि आपके यहाँ जो आबादियाँ हैं वो 8-10 घरों का एक जो है ढाणी बोलते हैं। गांव, हमारे यहाँ तो गांव कहते हैं, गांव बड़ा होता है, आपका ढाणी होता है। बोलते हैं, खेतों में आबाद हो जाते हैं किसी कॉर्नर पर 8-10 करके। तो वो वहां से दूर से आते आते वो फिर 2-4 साल
पैदल चल के आते हैं, फिर थक जाते हैं। फिर इतने में लड़कियां जो होती हैं उनको वैसे ही तालीम से मारूम रख दिया जाता है, क्योंकि लकड़ियां जंगल से में जाती हैं, पुराने टाइम से वो लकड़ी लेके आती हैं, गोबर वगैरह लेके आती हैं, पानी भर के आती हैं, घर का और काम काज करती है, माँ उनको काम में लगा देता है। 11-12 साल की होती है तो माँ उनको काम सिखाने के बहाने से, लकड़ी के बहाने से, बकरी चराने के बहाने से पढ़ाई छुड़ा देती है। इसलिए हमने बिलखुसूस लड़कियों के लिए तो ये किया है कि उनके लिए तालीम को कोई फीस नहीं, मुफ्त में तालीम दी जाएगी, उनसे कोई फीस नहीं। इसलिए हमारे पास अभी 120 लड़कियां तालीम हासिल कर रही, पहली क्लास से 12 क्लास तक। उस आसपास में जो लोग पढ़ते हैं, असली तालीम हासिल किया, कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही किसी अच्छे रैंक पर गए हों, ऑफिसर बने हों किसी डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ कोई नजर आता है आप लोगों को? बहुत पहले की बात है, मलवा गांव है, उस हमारे गुलाम नाम उनका है, भूल गया, अबड़ा साहब करके, मुराद अली अबड़ा, रिटायरमेंट भी हो गया वो। तो वो आईजी राजस्थान के बन गए थे, ऐसे अफसर बन गए थे, वो रिटायरमेंट भी हो गए। अभी इस वक्त हमारी कौम में कोई बड़े नहीं है, अभी देर आए दुरुस्त आए। अब कुछ लोग हमारे इधर माइल हुए हैं, क्योंकि तालीम से जब सहूलियात नहीं है तो तालीम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं था, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम की तरफ नहीं था। अब फिर भी दीनी तालीम के इदारे बने हैं तो लोग दीनी तालीम की तरफ माइल हुए। मैं जब आपके यहाँ गया था तो बाबू सिद्दीक के नाम से एक साहब का नाम सुना, चूंकि मैं बस्ती से हूँ। जब मेरा तारुफ हुआ तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बस्ती के एक साहब यहाँ थे गागरिया रेलवे स्टेशन पर, और किसी जमाने में उन्होंने लोगों को एक तरह से एम्पावर करने के लिए, इस्लाम से करीब करने के लिए, उनके अपने कल्चर से बड़ा काम किया था। क्या था उनकी? नहीं, जबरदस्त काम किया था। उनकी ईमानी ताकत, वो वहाँ बाबू, इसलिए वो बाबू के नाम से फेमस है। ट्रेन में थे, कलक थे, ट्रेन मास्टर थे वहाँ। अच्छा। रेलवे स्टेशन पे अपनी ड्यूटी करने के बाद में वो डाणी पैदल घूमते थे, शुरू में पैदल जाते थे, उन्हीं कलमे जाके सिखाते थे, उस घर में बैठ करके दावत देते थे कलमे की, फिर नमाज के लिए उनको कहते थे, फिर ऊंट पे बैठ के थोड़ा और दूर जाते थे। इस तरीके से उन्होंने हमारे इलाके में चल फिर के, पैदल चल फिर करके हलचल मचाई, ये दावत और तबलीग के काम की, लोगों को इसके साथ जोड़ा। उससे पहले हमारे यहाँ कोई इस तरीके का काम नहीं होता था बिल्कुल। ये पहले हैं, ये बस्ती वालों के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बस्तियों को जगाया। अच्छा। हाँ। बस्ती वाले कितने बस्तियों को लोग आज बाबू सिद्दीक को वहाँ जानते हैं, बाबू सिद्दीक साहब, बाबू सिद्दीक साहब। वो लोगों को वहाँ रहते थे स्टेशन पे, जब पानी बाड़मेर से या गडरा से आता था, ट्रेन से आता था और पानी होने था, जब पानी उनके वहाँ लोग दूर से आते थे स्टेशन पे चढ़ने के लिए, जब वो पानी वहाँ पीने के लिए उनसे मांगते थे तो वो उनसे कहते थे कलमा सुनाओ। अच्छा। कलमा सुनाओ तो पानी पिलाओ तुमको। अच्छा। हाँ, तो लोग उनसे पानी पे 10-15-20 किलोमीटर, तो 50-50 किलोमीटर से लोग वहाँ आते थे, सुनाते थे और पानी पीते थे। कलमा लोगों को याद नहीं होता था, फिर वो कहते थे भाई कलमा पढ़ाते थे खुद, कि ऐसे कलमा पढ़ो, मैं पढ़ाता तुमको। अच्छा। हाँ, कलमा पढ़ा करके फिर उनको पानी पिलाते थे। ये बड़ी वाकई में दिलचस्प कहानी आपके यहाँ की है। अभी की जो वहाँ की सूरत हाल है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके अलावा और कितने स्कूल इस तरह के कुछ काम हो रहा है वहाँ पर? इस्लामिक माहौल में इस तरीके से काम करने वाले इदारे और अभी तक कायम नहीं हुए। अच्छा। ऐसे इलाकों का हमारे इस बिरादरी में और हमारे पूरे लंबे इस इलाके में, क्योंकि ये 500 किलोमीटर ऐसे लंबा, 500-700 किलोमीटर लंबा में हमारी बिरादरी जो है वो बसी हुई है, और तिजारत और तालीम दोनों से मारूम है। शुरू से ही तिजारत करने वाले। ज़बान आप लोग पढ़ते हैं? सिंधी जबान अब तो हम नहीं पढ़ते, पहले हम सिंधी जबान पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, फिर बीच बीच में है कुछ गवर्नमेंट की वजह से कुछ इस तरीके से सिंधी तालीम हमारे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, अब फिर आज अब 5-7 साल से इससे पिछली बीजेपी सरकार थी यहाँ, जब मैं सुधरा थी, उस वक्त हमारे देवनानी जी थे, तो उन्होंने कुछ पद निकाले थे सिंधी के, तो उसके बाद में लोग फिर वापस अब सिंधी पढ़ने की तलब लोगों में आई है कि सिंधी पढ़ी जाए। अब वो आपका कल्चर उसमें है, हमारा कल्चर उसी में है। ऐसे हमारे पुराने लोग जो है वो पढ़ते हैं, अभी भी जवान लोग घरों के हिसाब से पढ़ते हैं, घरों में सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अभी भी काम करने वाले जहाँ कहीं होते हैं, जितना मौका होता है काम करते हैं। उसकी मिसाल अली मोहम्मद हैं। सबसे बड़ी लर्निंग यह है इन हजरात से कि मुश्किल हालात में, मुश्किल माहौल में
भी जिंदा ही नहीं रहना, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। एक और बात भी बोल के, जी बताइए। हम पानी जो है ना, जो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, बाद में हाथ धोते हैं, हमारे घर के बच्चे वगैरह बर्तन धोते हैं, वो पानी भी उसके लिए टप वो एक रखा रहता है, उसके अंदर रखते हैं ताकि वो पानी भी वेस्ट ना हो। वो बिल गाय बकरी को पिलाते हैं, वो पानी भी खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, वो भी पहले धोते हैं। वो भी बर्तन रखते हैं घर के अंदर, जो हमारा किचन होता है उसमें बर्तन रखा हुआ होता है हमेशा। हाँ, तो मैं एक उसमें जगह गया था, तो मस्जिद में वक्त हो गया नमाज का, तो वहां पर हमें वजू करने के लिए दिया गया, तो वहां एक था पाइप नुमा बना हुआ था, उस तरफ पौधे लगाए गए थे, और ये कहा गया कि यहाँ आप वजू करें ताकि जो पानी गिरे वो पौधों में जाए। पानी की अहमियत को अगर समझना है तो आपको एक बार बाड़मेर का सफर करना होगा और जाकर के अली मोहम्मद साहब के यहाँ विजिट करना होगा और वहाँ कुछ वक्त गुजारना होगा। उसके बाद अंदाजा होगा, इनकी लाइफ को समझना होगा और इन जैसे लोगों की जो खिदमात हैं उसका साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।